हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 29 अगस्त से लेकर 4 सितंबर 2022 तक का है। और इस वीडियो में हम इसी अंक का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा इस हफ्ते। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी हैं तो उन्हें भी सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए चर्चा में कौन रहे, इन्हें देखते हैं। तो ये हैं आशीष धवन, जो कि अभी हाल ही में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो ये कॉन्वर्जेंस फाउंडेशन के फाउंडर और सीईओ हैं आशीष धवन जी। इनको हाल ही में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में शामिल किया गया है। इसके बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम पे आपने देखा होगा जो दही हांडी की प्रतियोगिता होती है, तो महाराष्ट्र सरकार ने ये डिसाइड किया है कि जो दही हांडी की प्रतियोगिता होती है इसको महाराष्ट्र में साहसिक खेल का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में साहसिक खेल का दर्जा मिलेगा दही हांडी को, जिसके तहत जो भी वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको वहाँ पे सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा उस कंपटीशन में काफ़ी घटनाएं भी हो जाती हैं, कई बार घटनाएं भी हो जाती हैं। तो अगर उस घटना में किसी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए, अगर व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होता है तो 7 लाख, और अगर मामूली रूप से घायल होता है तो 5 लाख रुपए दिया जाएगा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। इसके बाद मुंबई की न्यूज़ है। यहाँ पे हाल ही में पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एयर कंडीशनर बस शुरू की गई है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एयर कंडीशनर बस है। ठीक है, तो कहाँ शुरू की गई है? ये मुंबई में। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने इस बस को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है अनुज पोद्दार। अनुज पोद्दार क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये बजाज इलेक्ट्रिकल्स के प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त हुए हैं। ठीक है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स के कार्यकारी निदेशक अनुज पोद्दार को कंपनी ने अभी हाल ही में वहाँ के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद है बेंगलुरु से न्यूज़। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने स्टार्टअप को समर्पित यहाँ पे पहली ब्रांच खोली है। और क्योंकि ये पहला है, जब भी कोई चीज़ पहली बार होती है तो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है सीधे से कि अभी हाल ही में एसबीआई ने स्टार्टअप्स को समर्पित अपनी पहली ब्रांच कहाँ खोली है? तो कहाँ खोली है? बेंगलुरु में, ये याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे 3D प्रिंटेड कॉर्निया बनाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, जो कि भारतीय शोधकर्ता थे। इन्होंने कृत्रिम कॉर्निया का सफलतापूर्वक 3D प्रिंट तैयार किया है। तो ये जो 3D प्रिंट तैयार किया गया है ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। इसे विकसित किया है हैदराबाद के आई इंस्टीट्यूट, इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद और सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के शोधकर्ताओं द्वारा। इसके बाद है विक्रम दोरईस्वामी, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं ये अभी हाल ही में भारत के, कहाँ पे? ब्रिटेन में। तो मैंने आपको पहले बताया था हाई कमिश्नर या एम्बेसडर कहीं पे नियुक्त होते हैं तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन बनने के। तो आपको याद रखना है कि भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हो रहे हैं ब्रिटेन में, विक्रम दोरईस्वामी। विक्रम दोरईस्वामी ये अभी प्रेजेंट में बात करें तो बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत थे और अब ये ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त होंगे। फिर है राजेश वर्मा। तो इनको राष्ट्रपति के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, राजेश वर्मा जो हैं ये राष्ट्रपति के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। और राष्ट्रपति के बारे में इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि मैंने एक वीडियो पहले ही कवर किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को कवर नहीं किया है तो मेक श्योर प्लेलिस्ट पे जाके उसे ज़रूर चेकआउट करिएगा, वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे हैं देवाशीष मोहंती। देवाशीष मोहंती तो ये राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के निदेशक नियुक्त हुए हैं। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान यानी कि NII के निदेशक नियुक्त किए गए हैं ये। इसके बाद है बिहार से न्यूज़। तो GI टैग की न्यूज़ है ये, और आप सभी को पता है, आपने कई बार देखा भी होगा GI के, अगर किसी को GI टैग मिलता है करंट में तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिहार का मिथिला मखाना है, मिथिला मखाना। तो हाल ही में बिहार के मिथिला मखाना को GI टैग, GI यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेत, ठीक है, तो GI टैग दिया गया है बिहार के मिथिला मखाने को, ये आपको याद रखना है।
और कौन कौन सी चीज़ है यहाँ पे जिन्हें जीआई टैग इसके पहले दिया गया है बिहार में, क्योंकि ये बिहार का जो 5वां आइटम है जिसे जीआई टैग दिया गया है। इसके पहले भागलपुर के जर्दालू आम को, कतरनी धान जो कि चावल की प्रजाति उसको, नवादा के मगही पान और मुजफ्फरपुर की शाही लीची को जीआई टैग दिया जा चुका है। तो 4 आइटम पहले थे और ये 5वां हो गया है मिथिला मखाना। तो ये 5 आपको याद रखने हैं, और ख़ासकर से जो अभी दिया गया है मिथिला मखाना, इसका तो याद रखिएगा ही। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो दादा भाई नौरोजी जी को तो सभी जानते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सदस्य थे ये। तो इनका लंदन में एक मकान था, तो उनके मकान को अभी हाल ही में ब्लू प्लैक का सम्मान दिया गया है। उस मकान को ब्लू प्लैक का सम्मान दिया गया है। अब ये जो ब्लू प्लैक है, ये सम्मान क्या होता है? तो इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी की तरफ से एक योजना है जिसका नाम है ब्लू प्लैक, जिसके तहत लंदन की जितनी भी ऐतिहासिक महत्व वाली इमारत होती हैं उनको ये सम्मान दिया जाता है। तो हाल ही में दादा भाई नौरोजी के जो लंदन में मकान था उसको ब्लू प्लैक का सम्मान दिया गया है, यानी कि उसे लंदन का एक ऐतिहासिक महत्व वाला इमारत माना गया है। इसके बाद आईएएस पीयूष गोयल जी, ये नेटग्रिड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं पीयूष गोयल। इनको नेटग्रिड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया गया है। और पीयूष गोयल कौन है आप सभी को पता है, यह गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत भी हैं। ठीक है, पीयूष गोयल जी, इनका नाम तो आपको याद ही रखना है। फिर है यहाँ पे फहमीदा अजीम, तो ये 2022 के पुलित्ज़र पुरस्कार के लिए चुनी गई हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवार्ड्स के सेक्शन में बात किया जाए तो पुलित्ज़र प्राइज़ आप सभी को पता है कितना इंपॉर्टेंट है। तो बांग्लादेश मूल की हैं ये, और ये चित्रकार हैं और कहानीकार हैं इनके साथ ही साथ। तो इनका नाम आपको याद रखना है फहमीदा अजीम। इनको 2022 के पुलित्ज़र पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, यह जो पुरस्कार है ये सचित्र, व्याख्यात्मक, रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में दिया जाएगा इन्हें। इसके बाद है अमित बर्मन। तो हाल ही में इन्होंने डाबर के चेयरमैन के पद से इस्तीफ़ा दे दिया है, यानी कि डाबर इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन थे ये अमित बर्मन जी। हाल ही में इन्होंने चेयरमैन पद से इस्तीफ़ा दिया है, और इनकी जगह जो कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन हैं मोहित बर्मन, ये अब इन्होंने इनकी जगह ले ली है, यानी कि ये डाबर इंडिया के चेयरमैन बन गए हैं मोहित बर्मन, और पद छोड़ा है अमित बर्मन ने। नेक्स्ट है अल्केश कुमार शर्मा। तो ये इंटरनेट गवर्नेंस फोरम लीडरशिप पैनल में नियुक्त हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव हैं ये अल्केश कुमार शर्मा जी। इनको संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने इंटरनेट गवर्नेंस फोरम लीडरशिप पैनल में नियुक्त किया है, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल की संस्था है, इंटरनेशनल लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें किसी भारतीय की नियुक्ति होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इनका नाम आपको याद रखना है अल्केश कुमार शर्मा। इसके बाद भारत से ही एक और न्यूज़ है। तो आतंकवाद रोधी समिति होने वाली है सुरक्षा परिषद की, और इस बैठक की मेज़बानी करेगा भारत। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद रोधी समिति यानी कि CTC, इसके अध्यक्ष के रूप में भारत जो है इसकी बैठक की जो मेज़बानी वो करेगा। बैठक होगी 28 और 29 अक्टूबर को, और बैठक होगी कहाँ, मुंबई में भी और नई दिल्ली में भी। तो इन दोनों बैठकों की मेज़बानी करेगा भारत 28 और 29 अक्टूबर को। और आप सभी को पता है कि UNSC भी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, UN का ही एक पार्ट है। तो इस कारण से यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसका देखते हैं स्मृति शेष। तो यहाँ पे सबसे पहले फिल्म निर्माता हैं अब्दुल गफ्फार नाडियाडवाला। तो हाल ही में 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। फिर है झारखंड के पूर्व राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी। ये झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे सैयद सिप्ते रजी। हाल ही में इनका भी 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसके बाद है यहाँ पे एक महत्वपूर्ण दिवस जो कि है राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे, जो कि भारत में मनाया जाता है हर साल 29 अगस्त को। तो भारत में जो यूथ हैं उनको खेल की तरफ उनका रुझाव बढ़ाने के लिए, उनको बेनिफिट्स बताने के लिए, भारत में खेल को प्रमोट करने के लिए और स्वस्थ शरीर के लिए आप सभी को पता है कि स्पोर्ट्स कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसी सब चीज़ों के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और इसी के साथ ही साथ जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो जितने भी खेल अवार्ड होते हैं, स्पोर्ट्स अवार्ड होते हैं, खेल पुरस्कार होते हैं, सब 29 अगस्त को ही दिए जाते हैं खिलाड़ियों को।
तो हर साल ये दिन 29 अगस्त को मनाया जाता है। और इस साल के जो अवार्ड्स दिए जाएंगे इनकी लिस्ट हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आ जाए, तो हम उसमें कवर करेंगे। और जो लिस्ट है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, वहाँ से क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही अगला वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब बात करते हैं कि पहली बार कब मनाया गया। तो पहली बार मनाया गया था 29 अगस्त 2012 को। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस पहली बार मनाया गया था 29 अगस्त 2012 को। उसके बाद बात करते हैं कि 29 अगस्त ही डेट क्यों चुनी गई। तो 29 अगस्त को बर्थडे होता है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का। तो उन्हीं के सम्मान पे, उन्हीं की जयंती के रूप में हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे। इसके बाद मूव करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे खेल यानी कि स्पोर्ट्स के एमसीक्यू दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे। तो ये थे संकेत सरगर। नेक्स्ट है, जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में किस देश के खिलाफ हैट्रिक बनाई है। तो इसका राइट आंसर है वेस्ट इंडीज़। नेक्स्ट है, फाइनली सीमा ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो इस ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। फिर है, इस वर्ष ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल वर्ग की विजेता कौन बनी है। विजेता बनी है एशले बार्टी। फिर आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता था। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। फिर इनमें से कौन सा देश वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले फीफा वर्ल्ड कप का सह मेज़बान नहीं होगा। ध्यान से पढ़िएगा, नहीं होगा। तो ब्राज़ील यहाँ पे सह मेज़बान नहीं होगा 2026 के फीफा वर्ल्ड कप का। फिर इनमें से कौन सा भारतीय खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित नहीं है। तो ये हैं अचंत शरत कमल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने इस वर्ष डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो में कराया था। यहाँ पे रजत पदक जीते थे नीरज चोपड़ा। फिर है, कार्लोस सेंस किस देश के दिग्गज फार्मूला 1 रेसर हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। फिर है, एलिना वेस्निना ये टेनिस में किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ये प्रतिनिधित्व करती है रूस का। नेक्स्ट है, बुंदेसलीगा किस यूरोपियन देश की एक लोकप्रिय फुटबॉल लीग है। तो ये लीग है जर्मनी की। फिर वर्ष 2022 में किस देश ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीता है। तो इसका राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, किस पुरुष टेनिस खिलाड़ी के नाम सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। फिर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन हैं। तो ये हैं बिशन सिंह बेदी। नेक्स्ट है, इस वर्ष किस क्लब ने जर्मन सुपर कप का खिताब अपने नाम किया है। तो इसका राइट आंसर है बायर्न म्यूनिख ने। फिर मध्य प्रदेश के विवेक सागर किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार इस जो MPPSC हुआ था इस बार का एक्चुअली में प्रीलिम्स, तो उसमें यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। और जब मैंने इसको वीडियो में कवर किया था उस टाइम पे भी आपको बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस हैं ही। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस कप की शुरुआती जो हुई थी तो कब हुई थी आपको ये बताना है। तो थॉमस कप की शुरुआत हुई थी वर्ष 1949 में। और यहाँ पे थॉमस कप से एक और ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सॉफ्टबॉल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका राइट आंसर है जापान। फिर है, रोनाल्डो सिंह ये किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं आपको ये बताना है। तो ये प्रतिनिधित्व करते हैं साइकिलिंग में। नेक्स्ट है, वर्ष 2017 में किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंग्लैंड। फिर शिखर धवन ने किस देश के खिलाफ अपने पदार्पण टेस्ट मैच में शतक बनाया था। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। फिर इनमें से कौन सा खेल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में शामिल नहीं था। तो फुटबॉल नहीं था। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन शामिल थे, फुटबॉल नहीं था। फिर रोजर फेडरर ने किस वर्ष फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। तो इसका राइट आंसर है वर्ष 2009 में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है। तो पहली महिला क्रिकेटर है शार्लेट एडवर्ड्स। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल वर्ग की चैंपियन कौन बनी थी। तो इसका राइट आंसर है अकाने यामागुची।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें मध्य प्रदेश के ही हैं, तो भी कवर कर लेंगे साथ में हम एमपीजी के भी। तो ये देखते हैं, पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आपको बताना है कि कैसी है, मतलब कृषि प्रधान है, पूंजी प्रधान, उद्योग प्रधान। तो जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है ये कृषि प्रधान है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, और आपको बताना है कि ये किन पहाड़ियों पर स्थित है। तो ये स्थित है महादेव पहाड़ियों पर, ठीक है। इसी पहाड़ी पे एक हिल स्टेशन आपने सुना होगा, पचमढ़ी। पचमढ़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो जो पचमढ़ी है ये भी इसी पहाड़ियों पे स्थित है, यानी कि महादेव की पहाड़ियाँ। तो पचमढ़ी भी याद रखिए, धूपगढ़ भी रखिए। और ये भी याद रखिए कि क्वेश्चन पूछता है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़। फिर है भेड़ाघाट जो है, तो यहाँ पे कौन सा जलप्रपात स्थित आपको ये बताना है। तो यहाँ पे है धुआंधार, और ये धुआंधार है कहाँ पे, जबलपुर के पास है भेड़ाघाट, जहाँ पे धुआंधार स्थित है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, तवा नदी जो है तो किस नदी की सहायक नदी है। तो ये सहायक नदी है नर्मदा की। फिर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल है ये कितने वर्ष का होता है ये बताना है। तो ये होता है 3 वर्ष का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी पुस्तक जो है कालिदास की नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर रामचरितम कालिदास की पुस्तक नहीं है। फिर सावित्रीबाई फुले स्व सहायता समूह योजना में किस वर्ग की महिलाओं के स्व सहायता समूह तैयार किए जाते हैं। तो इसमें अनुसूचित जाति वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके स्व सहायता समूह तैयार किए जाते हैं। फिर मध्य प्रदेश की समृद्धि और विविध संस्कृति और शिल्प को दर्शाने के लिए ट्राइब्स इंडिया की वेबसाइट पर किस महोत्सव का प्रारंभ किया गया था अभी हाल ही में। तो ये महोत्सव था आदि महोत्सव। फिर है नर्मदा एक्सप्रेसवे किस किस के बीच बन रहा है। तो जो नर्मदा एक्सप्रेसवे है ये अमरकंटक और अलीराजपुर के बीच में बनेगा। नेक्स्ट है मांडू में जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था। तो ये याद रखिए सबसे पहले कि जहाज महल कहाँ है, मांडू में है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। अब आपको बताना है कि ये इसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण जो है ना तो महमूद शाह खिलजी, ना अलाउद्दीन खिलजी, ना ही भोज परमार, इनमें से किसी ने भी नहीं करवाया था। अब इनमें से किसी ने नहीं करवाया तो ये जानिए करवाया किसने था। तो जो जहाज महल है मांडू का, इसका निर्माण करवाया गया था गियासुद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मजदूर आंदोलन को संगठित करने वाला प्रथम नेता कौन है। तो ये हैं NM लोखंडी। इसके बाद है साहित्यकार भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान कौन सा है। तो ये है होशंगाबाद। नेक्स्ट है वस्तु एवं सेवा कर जिसे आप GST के नाम से जानते हैं, यह किसकी अध्यक्षता में बनी कमेटी द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो वो कमेटी थी विजय केलकर। फिर है चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म किस जिले में हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था झाबुआ में। नेक्स्ट है रूप सिंह स्टेडियम किस शहर में स्थित है। तो ये है ग्वालियर में, और जो स्टेडियम है ये क्रिकेट का है। फिर इनमें से कौन सा हॉकी खिलाड़ी मध्य प्रदेश का है। तो यहाँ पे समीर दाद, ये मध्य प्रदेश के हॉकी खिलाड़ी हैं। इसके बाद है भारत भवन मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो यह स्थित है भोपाल में, जिसका स्थापना किया गया था 1982 में। फिर निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है। तो ये जो खजुराहो है, खजुराहो ये भी एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसको मूर्तिकला का तीर्थ कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध उदयगिरी की गुफाएं प्रदेश के किस जिले में हैं। तो यह है विदिशा में। इसके बाद है मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला किस स्थान पर लगता है। तो ये लगता है सोडलपुर में। नेक्स्ट है किस वर्ष को गोंड कला वर्ष मध्य प्रदेश ने घोषित किया था। तो यह वर्ष था 2019। फिर है बंडोल समूह जल प्रदाय योजना किस जिले में क्रियान्वित हो रही है ये। तो ये क्रियान्वित हो रही है सिवनी में। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में बनना प्रस्तावित है। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है, जो कि मध्य प्रदेश के एक ज़िले में बनना प्रस्तावित है। और आपको बताना है किस ज़िले में बनेगा ये। तो यह बनेगा खंडवा में। नेक्स्ट है लॉन्च पैड स्कीम जो है ये किस मंत्रालय या विभाग द्वारा प्रारंभ की जा रही है। तो यह प्रारंभ की जा रही है महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में लॉन्च किया गया मनी यानी कि MANI एक ऐप है। आपको बताना है कि जो ऐप है ये विकसित किसके द्वारा किया गया है।
तो विकसित किया गया है आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। फिर एक पोर्टल है संतुष्ट पोर्टल, आपको बताना है कि किस मंत्रालय का पोर्टल है ये, तो यह श्रम और रोजगार मंत्रालय का पोर्टल है। फिर एक और पोर्टल है असीम पोर्टल, तो ये असीम पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो यह असीम पोर्टल लॉन्च किया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। फिर है विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी किसने लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया है यहाँ पे देखिए नीति आयोग ने। ठीक है। नेक्स्ट है निमाड़ उत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है, तो इसका आयोजन किया जाता है महेश्वर में। फिर है डॉटेड लाइंस, एक पुस्तक है, कौन सी है, डॉटेड लाइंस। ठीक है। तो ये पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है, तो ये पुस्तक के लेखक है देवजानी मुखर्जी। नेक्स्ट है नमामि गंगे एक प्रोजेक्ट है, इसको प्रदेश की कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है इस प्रोजेक्ट में, ये बताना है आपको। तो इसमें ना तो चंबल, ना तो बनारस, ना ही काली सिंध, इनमें से कोई भी नदी इसमें से सम्मिलित नहीं है नमामि गंगे में। नेक्स्ट है प्रदेश का डायमंड म्यूजियम कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। तो यह जो डायमंड म्यूजियम है यह स्थित है खजुराहो में। फिर है मध्य प्रदेश का पहला जेल कॉम्प्लेक्स किस शहर में है, तो यह है छिंदवाड़ा में। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, ऐश्वर्य प्रताप सिंह मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं, आपको बताना है कि ये किससे संबंध रखते हैं, तो यह संबंध रखते हैं यहाँ पे देखिए शूटिंग से। इसके बाद मूव करते हैं इंग्लिश के एमसीक्यू की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे हमें आर्टिकल्स भरने हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है रमेश इज डैश ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी, तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा एन, रमेश इज एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। नेक्स्ट है डैश न्यू बॉर्न बेबी स्लीव्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा द, तो द न्यू बॉर्न बेबी स्लीप्स मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर है गैंगेस इज़ अ होली रिवर, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी आएगा आपका द गैंगेस इज़ अ होली रिवर। नेक्स्ट है डैश डीपर द वेल डैश कूलर द वाटर, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी आपका दोनों जगह द आएगा, द डीपर द वेल द कूलर द वाटर। फिर आई लॉस्ट डैश अ पेन विच आई हैड रिसीव्ड एज अ गिफ्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी आपका द ही आएगा, आई लॉस्ट द पेन विच आई हैड रिसीव्ड एज अ गिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं यहाँ पे सेट, जो उसमें हमें प्रीपोजिशंस भरने हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे द रोड वॉज ब्लॉक्ड बिकॉज डैश द फ्यूनरल प्रोसीजन, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ऑफ, द रोड वॉज ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ द फ्यूनरल प्रोसीजन। फिर है सीमा कट द पाइनएप्पल डैश अ नाइफ, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा विथ, सीमा कट द पाइनएप्पल विथ अ नाइफ। नेक्स्ट है लेट्स गो टू इंदौर डैश बस, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बाई, लेट्स गो टू इंदौर बाई बस। फिर है इट इज़ एन एवरीडे एक्टिविटी डैश स्टूडेंट्स टू स्टडी देयर लेसन्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा फॉर, इट इज़ एन एवरीडे एक्टिविटी फॉर स्टूडेंट्स टू स्टडी देयर लेसन्स। नेक्स्ट है मैनी डैश द वर्ड्स वी नो रिमेन इन आवर माइंड, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ऑफ, मैनी ऑफ द वर्ड्स वी नो रिमेन इन आवर माइंड्स। नेक्स्ट है हिज सिस्टर रिटर्न डैश 7 o'clock, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एट, हिज सिस्टर रिटर्न एट 7 o'clock। नेक्स्ट है ही लेफ्ट द जॉब ड्यू डैश हिज पर्सनल प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ड्यू टू हिज पर्सनल प्रॉब्लम्स। फिर यहाँ पे हमें जो अगले सेट दिए हैं, यहाँ पे हमें वर्ब का सही फॉर्म भरना है। पहला क्वेश्चन है द बुक डैश टू करीम, तो यहाँ पे आएगा बिलोंग्स, द बुक बिलोंग्स टू करीम। नेक्स्ट है आई डैश योर फैमिली प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड योर फैमिली प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है आई डैश हिम टुमारो इन द सिटी, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा विल सी, आई विल सी हिम टुमारो इन द सिटी। नेक्स्ट है आई लॉस्ट द पर्स विच माई फादर डैश मी, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हैड गिफ्टेड, आई लॉस्ट द पर्स विच माई फादर हैड गिफ्टेड मी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई डैश आर के नारायण द गाइड नाउअडेज, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एम रीडिंग, आई एम रीडिंग आर के नारायण द गाइड्स नाउअडेज। नेक्स्ट है इट डैश हैवली ऑल डे यस्टरडे, क्या आएगा, यहाँ पे आएगा रेंड, इट रेंड हैविली ऑल डे यस्टरडे।
फिर जो नेक्स्ट सेट है यहाँ पे हमें वॉइस चेंज करना है। तो पहला क्वेश्चन है ही सेल्स टॉयज़ इन द ट्रेन। ही सेल्स टॉयज़ इन द ट्रेन, तो इसका वॉइस चेंज करेंगे तो हो जाएगा टॉयज़ आर सोल्ड बाय हिम इन द ट्रेन। नेक्स्ट है डिड शी इंटरटेन यू। डिड शी इंटरटेन यू, तो इसका वॉइस चेंज करेंगे होगा वर यू इंटरटेन बाय हर। नेक्स्ट है राजू फील्स दैट द कंडीशन विल इम्प्रूव। तो इसका वॉइस चेंज करेंगे तो हो जाएगा इट इज़ फेल्ड बाय राजू दैट द कंडीशन विल इम्प्रूव। नेक्स्ट है विल सुनील बाय अ न्यू रिस्ट वॉच। तो इसका वॉइस चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये चेंज होके हो जाएगा विल अ न्यू रिस्ट वॉच बी बॉट बाय सुनील। नेक्स्ट है गिव हिम सम वाटर। तो इसका वॉइस चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा लेट हिम बी गिवन सम वाटर। फिर है यू आर रिक्वेस्टेड टू बुक टिकट्स। तो इसका वॉइस चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा बुक टिकट्स प्लीज़। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है आइटम्स और फ्रेजेस। तो पहला क्वेश्चन है बी ऑन क्लाउड 9। बी ऑन क्लाउड 9, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बी वेरी हैप्पी अबाउट समथिंग। फिर है नेक एंड नेक। नेक एंड नेक, तो इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है इक्वल। फिर है सेल लाइक हॉट केक्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्विक सेल आउट। फिर है बियर अ ग्रज। बियर अ ग्रज, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है टू कंटिन्यू टू फील एंग्री और अनफ्रेंडली। फिर है फिश आउट ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। फिर यहाँ पे हमें अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड चुनने हैं ऑप्शन में से, यानी कि एंटोनिम्स चुनने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का अपोजिट होगा इंसल्ट। फिर है ड्वार्फ। ड्वार्फ का अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा जाइंट। फिर है क्राउडेड। क्राउडेड का अपोजिट होगा लोनली। फिर है रैंडम। रैंडम का अपोजिट होगा आपका यहाँ पे स्पेसिफिक। फिर है पार्शियल। पार्शियल का अपोजिट हो जाएगा कंप्लीट। फिर नेक्स्ट सेट में हमें सिनोनिम्स चुनने हैं। सिनोनिम्स यानी कि सेम मीनिंग वाले वर्ड। तो पहला क्वेश्चन है कोनोट। तो इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड हो जाएगा समानार्थी, मतलब बताना आपको। तो सेम मीनिंग वाला वर्ड होगा यहाँ पे इम्प्लाई। फिर है सोक। सोक का सेम मीनिंग वाला वर्ड होगा ऑप्शन में से ड्रेंच। फिर है जियर। तो जियर का सिनोनिम होगा यहाँ पे, देखिए जो ऑप्शन दिए हैं, तो मॉक आपका जियर का सिनोनिम हो जाएगा। फिर है मडल। मडल का सिनोनिम होगा कंफ्यूज। फिर है क्रैंक। क्रैंक का सिनोनिम होगा इसेंट्रिक। फिर जो यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए, इसमें हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है, मतलब कि एक स्टेटमेंट दिया है, उसको आपको एक शब्द में बताना है कि क्या बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग्स एंड स्क्रिप्चर्स। तो उस स्टडी को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है पैलियोग्राफी। फिर अ नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर इन अ बिग वैन और जीप। तो ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं, ऐसे ग्रुप को कहा जाता है कैरावैन। फिर अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड। जहाँ सिक्के बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो ऐसी जगह को कहा जाता है मिंट। फिर अ पर्सन हु रिगार्ड्स द वर्ल्ड एज हिज और हर कंट्री। तो ऐसे पर्सन को कहा जाता है कॉस्मोपॉलिटन। फिर एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट और कंट्रोल इन सोसाइटी। तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा एनार्की। फिर यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें कोई एक वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। आपको बताना उस वर्ड की सही स्पेलिंग कौन सी ऑप्शन में सही दी हुई है, ठीक है। स्पेलिंग आपको बतानी है। तो पहला वर्ड है यूरोपियन। अब देखिए जो 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना कौन सा ऑप्शन में सही स्पेलिंग है। तो स्पेलिंग सही लिखी है यूरोपियन की ऑप्शन नंबर सी में। फिर है सेरेमनी, ठीक है। सेरेमनी की स्पेलिंग आपको बताना कहाँ से लिखी है, तो ऑप्शन डी में सेरेमनी सही लिखा हुआ है। फिर है कोरिंगडम। तो इसकी सही स्पेलिंग कहाँ लिखी हुई है, इसकी सही स्पेलिंग भी ऑप्शन नंबर सी में लिखी हुई है, कोरिंगडम। फिर है आर्काइव, ठीक है। आर्काइव का आपको बताना है कहाँ पे सही मीनिंग लिखा है, स्पेलिंग कहाँ पे लिखा है, तो ये लिखा ऑप्शन नंबर डी में। फिर है मैगज़ीन। लास्ट क्वेश्चन है मैगज़ीन। तो मैगज़ीन की सही स्पेलिंग लिखी हुई है ऑप्शन नंबर बी में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे खेल समाचार की ओर। तो सबसे पहले सिंसिनाटी मास्टर्स है। सिंसिनाटी मास्टर्स है। तो ये जो सिंसिनाटी मास्टर्स है, सबसे पहले तो जान लीजिए कि ये टेनिस का टूर्नामेंट है, ठीक है। लॉन टेनिस का टूर्नामेंट है सिंसिनाटी मास्टर्स। तो अभी हाल ही में क्रोएशिया के युवा टेनिस खिलाड़ी हैं बोर्ना कोरिक।
बोर्ना कोरिक। तो इन्होंने सिंसिनाटी ओपन को जीता है। ठीक है, पुरुषों के एकल वर्ग की बात हो रही है। पुरुषों के एकल वर्ग में क्रोएशिया के बोर्ना कोरिक जीते हैं इस टूर्नामेंट को। वहीं अगर महिलाओं के एकल वर्ग की बात की जाए तो महिलाओं के एकल वर्ग में जीती हैं कैरोलिन गार्सिया। तो दोनों नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। पुरुषों के एकल वर्ग में जीते हैं बोर्ना कोरिक और महिलाओं के एकल वर्ग में जीती हैं कैरोलिन गार्सिया। ठीक है, तो टूर्नामेंट कौन सा था ये भी याद रखिएगा। टूर्नामेंट था सिंसिनाटी मास्टर्स। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो जो पैरा एशियाई खेल हैं ये अगले वर्ष अक्टूबर में आयोजित होने वाले हैं। कोविड के कारण इनको पोस्टपोन कर दिया गया था, तो इनको दोबारा से रीशेड्यूल किया गया है। तो ये जो टूर्नामेंट है पैरा एशियाई गेम्स, ये अगले वर्ष यानी कि 2023 में अक्टूबर में होंगे, 2023 में आयोजित होंगे। और कहाँ आयोजित होंगे ये भी याद रखिएगा, तो चीन में होंगे। चीन के हांगझोउ में ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होगा अगले साल यानी 2023 में, पैरा एशियाई गेम्स। फिर यहाँ पे प्रियांक पंचाल हैं, तो इनको इंडिया ए का कप्तान बनाया गया अभी हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा। तो कुछ खास इंपॉर्टेंट यहाँ पे है नहीं, बट फिर भी याद रखिएगा इंडिया ए के कप्तान चुने गए हैं प्रियांक पंचाल। फिर यहाँ पे बीसीबी यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है, तो इसके नए तकनीकी सलाहकार नियुक्त किए गए हैं और ये सलाहकार हैं भारत के श्रीधरन श्रीराम। तो श्रीधरन श्रीराम को बीसीबी यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपना तकनीकी सलाहकार नियुक्त किया है। इसके बाद यहाँ पे अंडर 18 एशियाई वॉलीबॉल हुआ, जो कि टूर्नामेंट हुआ था तेहरान में। तो पुरुषों में बात करते हैं तो भारत ने यहाँ पे पुरुष वॉलीबॉल टीम जो थी भारत की, उन्होंने अंडर 18 एशियाई चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया और कांस्य पदक जीता है। तो ये आपको याद रखना है। स्वर्ण पदक जो है ये जापान ने जीता है। ठीक है, पहले पे जापान रहा है, दूसरे पे ईरान रहा है और तीसरे पे भारत रहा है। ठीक है, तो भारत ने कांस्य पदक जीता है। इसके बाद भारत की पूर्व तेज गेंदबाज हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, काफ़ी पुराने समय से खेल रही हैं भारत के लिए महिला क्रिकेट की बात करें तो जिनका नाम है झूलन गोस्वामी। तो ये संन्यास लेने वाली हैं, इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ये क्रिकेट से अब संन्यास लेने वाली हैं। 24 सितंबर को ये इंग्लैंड के खिलाफ अपने कैरियर का आखिरी मैच खेलेंगी। 24 सितंबर के बाद से ये संन्यास ले लेंगी, इन्होंने ऐसा अनाउंस किया है। और काफ़ी ज़्यादा ओल्ड प्लेयर हैं, लेजेंडरी प्लेयर हैं ये इंडिया के लिए, इंडिया की फास्ट बॉलर हैं ये। तो इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, झूलन गोस्वामी। इसके बाद पहलवानी की बात करते हैं तो सोफिया में जूनियर विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप हो रही थी। जूनियर विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप कहाँ पे? सोफिया में। तो भारत की अंतिम पंघल ने यहाँ पे इतिहास रचा, इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। और इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि जूनियर विश्व कप कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय पहलवान बन गई हैं। इस कारण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतिम पंघल इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने महिलाओं की 53 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान की पहलवान को हराया है और भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। इसके बाद यूएफए लीग है, तो जो कि एक फ़ुटबॉल का टूर्नामेंट है, आप सभी को पता है। तो भारत की युवा महिला फुटबॉलर है मनीषा कल्याण। इन्होंने एक तरह से हिस्ट्री क्रिएट की है क्योंकि यूएफए लीग में खेलने वाली भारत की पहली महिला फुटबॉलर बन गई हैं। कौन? मनीषा कल्याण। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सामायिकी की तरफ। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अत्याधुनिक अस्पताल का उद्घाटन किया है और जो अत्याधुनिक अस्पताल है इसका नाम है अमृता अस्पताल। कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? फरीदाबाद। ठीक है, तो 3 चीज़ें याद रखनी है। फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है किसने? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसके बाद थाईलैंड से न्यूज़ है। तो थाईलैंड की जो संवैधानिक अदालत है उन्होंने वहाँ के प्रधानमंत्री को निलंबित किया है और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के चान ओ चा। तो यहाँ की जो अदालत है इन्होंने इनको उनके पद से अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। तो यहाँ से बस इनके प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखिए और थाईलैंड का नाम याद रखिए। अगर करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है तो ये पूछ सकता है कि अभी हाल ही में थाईलैंड की अदालत ने वहाँ के प्रधानमंत्री को निलंबित किया है, उनका नाम क्या है, आपको नाम बताना है। या सीधे प्राइम मिनिस्टर का नाम दे देगा, बोलेगा ये प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको अभी हाल ही में निलंबित किया गया था वहाँ की अदालत के द्वारा।
तो ये किस देश में हुआ था ये बताना, तो आपका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड की बात करते हैं। तो भारत ने यहाँ पे 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीता है और भारत जो है तीसरे स्थान पे रहा है। ठीक है, तो 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड था ये और इसकी पदक तालिका में भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। चलिए, तो 5 मेडल जीत के भारत तीसरे नंबर पर रहा, ये आपको याद रखना है। और ये जो ओलंपियाड हुआ कहाँ था ये याद रखिएगा। तो ये ओलंपियाड हुआ था जॉर्जिया के कुटैसी में, जॉर्जिया के कुटैसी में हुआ था और ये 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ से आपको याद रखने हैं। और लास्ट में एक और छोटी सी न्यूज़ देख लीजिए। तो भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का शुभारंभ किया गया है। किसने शुभारंभ किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। ठीक है, तो ये हैं कौन? ये केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का शुभारंभ किया है, याद रखिए। और शुभारंभ कहाँ किया गया है? शुभारंभ किया गया है पुणे में, ये याद रखिएगा। तो ये यहाँ से आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसा ही अगला अंक प्रकाशित हो और उसकी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो इस न्यूज़पेपर की जो PDF है आप हमारे ऑनलाइन स्टडी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी चैनल की, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर ज्वाइन करने से बेनिफिट आपको ये होगा कि आप अलग अलग इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर मैगजीन्स की PDF एक ही प्लेस से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे डेली वोकैब है, GK है, इंपॉर्टेंट जो भी आपके डेटा है, जॉब्स की नोटिफिकेशन है, सब कुछ एक ही प्लेस पे अवेलेबल हो जाता है। तो वहाँ पे भी आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।